हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2023 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो आज के सेशन में हम लोग 1 मार्च से लेकर 15 मार्च का करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इस सेशन में हम लोग ऑल इन ऑल सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करेंगे। कुछ हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में बची हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैं कवर अप करवाऊंगी और यही हमारा फॉर्मेट होता है। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग थरली जो है फ्रॉम 1 to 15 मार्च का करंट अफेयर जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का सेशन जो होगा, जो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, जिसमें बैंकिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सेशन स्टार्ट टू एंड देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं क्विक वे में आप लोगों के साथ क्वेश्चंस एंड बुलेट न्यूज़ डिस्कस करती हूँ। ओके, सो सेशन को अगर स्किप करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को स्किप करते हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्किप करते हो, तो स्टार्ट टू एंड देखोगे तो आपका कंप्लीट रिविजन जो है वो हो जाएगा। ओके, सो अब इसके बाद आपको जल्द ही जो है 15 मार्च से लेकर 31 मार्च का भी सेशन जो है वो जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, सो दैट आप लोगों का जो मार्च का रिवीजन है वो जल्दी हो जाए। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशन। एंड अपकमिंग आप लोगों को जो सेशंस मिलने वाले हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस के, जो कि फरवरी एंड मार्च मंथ के होने वाले हैं। देखिए, करंट अफेयर का सेशन जो प्रोवाइड करती हूँ उसमें आप लोगों की सारी चीज़ें कवर अप होती है, लेकिन आप लोगों को पता है अगर आप लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई भी इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे फाइनेंशियल और बैंकिंग काफ़ी डीप में जो है वो पूछा जाता है। करेक्ट, सो इसीलिए आपका बैंकिंग अवेयरनेस मैंने जनवरी तक का पूरा कंप्लीट कवर अप करवाया हुआ है। रही बात फरवरी एंड मार्च मंथ की, तो इसका बैंकिंग अवेयरनेस में स्पेशली जिसका सेशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशन। और रिसेंटली जो मैंने फेब मंथ का अभी आपको सेशन प्रोवाइड किया, आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये सेशन ज़रूर आप लोग जाकर देख सकते हो। इसका ई बुक भी कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। करेक्ट, और आप लोगों को अगेन अगर आप कोई भी बैंकिंग का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको यही कहूँगी कि प्रीवियसली मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के करंट एंड स्टैटिक के सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ एंड जिसके थंबनेल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किए हुए, ताकि अगर आपने कोई भी मंथ का स्किप किया होगा, अगर आपने कोई नहीं देखा होगा तो ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये था प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको करंट बताया एंड इस स्लाइड में मैं आप लोगों के सामने स्टैटिक की बात करूँ। अगर आप स्टैटिक पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के 2 सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात और भी जो स्टैटिक का सेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका 3rd सेशन लाइंड अप ही है, वो भी सेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग हमारे जो सेशन है आज का सेशन उसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 1 मार्च to 15 मार्च। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवील्ड इट्स न्यू कैपिटल सिटी नुसंतारा। सो हमें यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी जो है नुसंतारा का अनावरण किया है, मतलब कि उनने अपनी कैपिटल सिटी जो है वो चेंज कर दी है। दैट इज इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रीवियसली इंडोनेशिया की जो कैपिटल थी दैट इज जकार्ता, अब जो है वो नुसंतारा हो चुकी है। नुसंतारा कहाँ पर सिचुएटेड है? नुसंतारा सिचुएटेड है जो बोर्नियो आइलैंड है उसके ईस्ट कोस्ट में नुसंतारा जो है वो सिचुएटेड है। ओके, और ये जो है ये इस कालीमंडन के साथ अपनी जो बॉर्डर लाइन होती है वो शेयर करता है। ओके, सो इंडोनेशिया के भी न्यू कैपिटल है दैट इज नुसंतारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है रिलेटेड टू क्वेश्चन मैंने कुछ आप लोगों के लिए प्रोवाइड की हुई है। जो कुछ रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एंड रिमेनिंग पॉइंट्स आप लोगों को एक बार गो थ्रू करना है। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंडस्लाइड एटलास रिपोर्ट इन इंडिया इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो लैंडस्लाइड एटलास रिपोर्ट जो है इंडिया का वो पब्लिश किया जाता है इंडिया द्वारा, तो वो इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश करता है ये हमें बताना है। सो वो है ऑप्शन ए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हैदराबाद बेस ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये लैंडस्लाइड एटलास रिपोर्ट को जो है पब्लिश करता है। सो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मैक्सिमम लैंडस्लाइड का जो है एक्सपोजर देखने मिला है एंड ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि लैंडस्लाइड एटलास रिपोर्ट के अनुसार कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मैक्सिमम एक्सपोजर जो लैंडस्लाइड रिस्क का नजर आया पूरे कंट्री में, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दैट इज उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से
कौन है जिनका नाम जो है विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए उन्हें एज अ ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया है? दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, मतलब कि आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड डी, फरहान अख्तर एंड MC मैरी कॉम। ओके, सो इन दोनों को जो है ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया है विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए। ओके, सो ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, और इस साल का जो IBA विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो मार्च मंथ 15 to 26, मतलब कि इस दौरान जो है ये चैंपियनशिप खेला गया है न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ओके, एंड इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया है दैट इज MC मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि हमारा इंडिया जो है ये चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं तो एक और यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान में रखना है, दैट इज श्रेया घोड़ावत। इन्हें जो है शी चेंज क्लाइमेट कैंपेन जो चलाना, इस कैंपेन के लिए इन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर है श्रेया घोड़ावत, हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर द शी चेंज क्लाइमेट, अ ग्लोबल कैंपेन ड्राइविंग अवेयरनेस ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन इन एक्सेलरेटिंग जस्ट क्लाइमेट एक्शन। ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, द ग्लोबल नॉन-प्रॉफिट organization She Change Climate unveiled a new campaign called Embrace Equity with the goal of amplifying women's voices regarding the effect of climate change. ओके, सो ये जो कैंपेन है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो था इसके दौरान जो इस कैंपेन को लाया गया जिसका नाम था एम्ब्रेस इक्विटी, एंड इस कैंपेन की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी दैट इज श्रेया घोड़ावत। ओके, सो इसमें जो रोल प्ले किया जा रहा है वो वुमेन्स का क्लाइमेट एक्शन के लिए वो अपना वॉइस रख सकते इस कैंपेन के थ्रू। सो आप लोगों को यहाँ पे यही ध्यान में रखना होगा कि शी चेंज क्लाइमेट कैंपेन जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो है श्रेया घोड़ावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सिटी है जिसने रिसेंटली बेगर फ्री सिटी का इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है, दैट इज नागपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर जो है इस नामक की एक पहल शुरू की गई है। ओके, नागपुर महाराष्ट्र जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एक इनिशिएटिव की बात की जा रही है तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा, उड़ीसा हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट लिवलीहुड क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। सो उड़ीसा ने जो है लिवलीहुड क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जो है अनाउंस किया है, अंडर विच मिशन, मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन जो है इसके अंडर में इन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, सो ये भी इनिशिएटिव आपको ध्यान में रखना रहेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नितिन गडकरी अनवेल द फर्स्ट मिथनॉल रन बसेस। सो कौन सी सिटी में जो गडकरी जी है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर, इन्होंने फर्स्ट मिथनॉल रन बसेस को स्टार्ट किया है? सो वो है बेंगलुरु। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो वो एकनाथ शिंदे, लेकिन रिसेंटली गवर्नर चेंज हुए हैं, न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, दैट इज रमेश बैस। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरनरी आर्टिस्ट स्कीम। सो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वेटरनरी आर्टिस्ट स्कीम जो लाया गया है इसके लिए जो एज लिमिट है वो क्या डिसाइड की गई है ये हमें बताना है, दैट इज 60 ईयर्स एंड अबाउ। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एडमिनिस्टर अ स्कीम बाय द नेम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरनरी आर्टिस्ट, अर्स्टवाइल स्कीम फॉर पेंशन एंड मेडिकल एड टू आर्टिस्ट। मतलब कि पहले इस स्कीम का नाम ये हुआ करता था, अब जो है इस स्कीम का नाम ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरनरी आर्टिस्ट। ओके, सो ये क्या करता है, ये नेक्स्ट पॉइंट में है, टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेटरनरी आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड अबाउ इन द फॉर्म ऑफ मंथली आर्टिस्ट पेंशन। सो ये क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो वेटरनरी जो आर्टिस्ट होते हैं 60 साल के ऊपर के, उनको जो है
मंथली आर्टिस्ट पेंशन जो है इस स्कीम के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो इसकी एज लिमिट हमें यहाँ पे पूछी गई, दैट इज 60 इयर्स एंड अबाउ, ये आपको ध्यान में रखना है। इस स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेंट पर्सनल इनकम इंक्लूडिंग स्पाउस इनकम शुड नॉट बी एक्सीड 4,000 पर मंथ और 48,000 एनुअली एक्सक्लूडिंग आर्टिस्ट पेंशन असिस्टेंस ऑलरेडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो भी एप्लीकेंट है एंड उसका स्पाउस का इनकम है, इन दोनों का इनकम जो है वो 4,000 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों का मिलाकर, एंड एनुअली 48,000 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जा रहा है, द एप्लीकेंट शुड नॉट बी एटलीस्ट 60 इयर्स ओल्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ दी स्पाउस। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है वो एटलीस्ट जो है 60 इयर्स का होना चाहिए। ओके, और इसमें स्पाउस का एज 60 इयर्स नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन जो एप्लीकेंट है वो 60 इयर्स का होना ही चाहिए एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि द एप्लीकेंट आर्टिस्ट मस्ट रिसीव अ पेंशन ऑफ एटलीस्ट ₹500 per month from the concerned state government, UT administration, or be recommended by the zonal cultural centers of the Ministry of Culture for artists from the respective state where the state pension is not available. सो लास्ट पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जो एप्लीकेंट है उसे एटलीस्ट 500 रुपये पर मंथ का जो है पेंशन मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर उस स्टेट में पेंशन नहीं प्रोवाइड की जाती जो जोनल कल्चरल सेंटर जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उनके द्वारा जो है पेंशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप लोग क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है, मेनली एज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए मिनिमम एज कितना अलाउड है, दैट इज मिनिमम 60 ईयर्स। ओके, एंड अगर बात की जाए इनकम की तो मिनिमम इनकम इंक्लूडिंग स्पाउस 4,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड एनुअली अगर बात की जाए तो 48,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट, बाकी ज़्यादा आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन भी स्कीम्स रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट। सो सेरिकल्चरिस्ट के लिए पहला स्कीम लाने वाला जो कंट्री में पहला स्टेट बना है दैट इज अगेन उत्तराखंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, एंड इन्होंने जिस स्कीम को लाया है वो है रेशम कीट बीमा स्कीम। ओके, सो ये सेरिकल्चरिस्ट के लाने वाला पहला स्कीम है जो कि उत्तराखंड ने लाया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली इसे स्टार्ट किया गया है तो वो है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एंड नैनीताल। ओके, सो इसमें जो इंश्योरेंस प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर क्लाइमेट चेंज में कुछ प्रॉब्लम आता है, वाटर स्कार्सिटी में कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर अदर कुछ डेंजर होता है, सो उन सारी चीज़ों का कुछ भी इफेक्ट आता है तो इस का जो इंश्योरेंस रहेगा उसमें ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट की जाएगी। ओके, सो सिंपली पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि रेशम कीट बीमा स्कीम लाने वाला जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। ओके, एंड इनिशियली कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ कुछ रिसेंटली स्कीम और भी अनाउंस की गई है। तो आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है फैमिली डॉक्टर स्कीम, एंड एक मध्य प्रदेश ने भी लास्ट मैंने सेशन में आपको ऑलरेडी बताया था लाडली बहना स्कीम लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो ऐसे जो स्कीम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली वो आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। ओके, सो ये ऐसा टॉपिक है आप लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए। वो स्कीम क्या है एंड वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ये ध्यान में रखना है। दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर फ्रॉम स्कीम विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना एट द एंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक। सो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक था इसके एंड में जो है कौन से स्टेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका भी आंसर रहेगा उत्तराखंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो आपको अभी 2 चीजें ध्यान में रखना है, सेरिकल्चरिस्ट के लिए जो स्कीम लाया है वो भी उत्तराखंड ने लाया है एंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना भी उत्तराखंड ने ही लाया है। ओके, ठीक है। अब इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू मेक अ सिंगल वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर टू गिव देम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज इटसेल्फ। मतलब कि विलेज में उन्हें खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिले, वो जो है वो सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ एम्पावर बने। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अब मैंने नेक्स्ट स्लाइड में स्कीम के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड किए, मतलब कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
ये सारी चीज़ें। सबसे पहले बात आती है एज की, तो इसमें एज जो अलाउड है दैट इज मिनिमम 25 to 45 ईयर्स, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है विमेन का वो उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसे भी इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, करेक्ट। देन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये है कि मंथली इनकम ऑफ द एलिजिबल वुमेन शुड नॉट एक्सीड ₹6,000 पर मंथ, मतलब कि अगर वो वुमेन है तो उसका 6,000 से ज़्यादा जो है वो मंथली इनकम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही शुड नॉट वर्किंग इन द एनी ऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक्सेट्रा, दे डू नॉट रिसीव स्टेट फैमिली पेंशन, हाउएवर विडो, डिसेबल एक्सेट्रा। वुमेन हु गेट पेंशन फ्रॉम द वेलफेयर स्कीम विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द स्कीम्स। सो ये पॉइंट्स तो ऐसे कुछ पूछे नहीं जाते, उन्होंने यही कहा है कि वो जो है वो कोई भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर वो उन्हें कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी उसने वर्क नहीं करना चाहिए, साथ ही उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ उन्होंने लास्ट पॉइंट ये कहा है कि वुमेन हु गेट द पेंशन फ्रॉम द वेलफेयर स्कीम, जिनको वेलफेयर स्कीम के द्वारा अगर पेंशन मिला जाता है तो वो एलिजिबल हो सकती है। ओके, सो ये पॉइंट्स तो एज सच नहीं पूछा जाता है। एज ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। एलिजिबिलिटी में आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा कि मंथली इनकम ऑफ द एलिजिबल वुमेन जो वुमेन रहेगी वो 6,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंडर द मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना वुमेन विल बी गिवन 50% सब्सिडी ऑन द प्रोजेक्ट रेंजिंग फ्रॉम 50,000 to 2 लाख। सो इस स्कीम के तहत जो है वुमेन को वो प्रोजेक्ट के लिए 50,000 से 2 लाख के बीच का अगर प्रोजेक्ट है तो उसकी जो अमाउंट आती है उसका 50% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 50% लोन एंड 25% ग्रांट मनी विल बी गिवन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये जो 50% सब्सिडी दिया जाएगा इसका 50% जो है वो लोन दिया जाएगा पहले इंस्टॉलमेंट में एंड 25% जो है वो ग्रांट मनी जो है प्रोवाइड किया जाएगा एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो टोटल 75% कवर हो गया, जो 50% सब्सिडी मिल रहा है उसका। ओके, अब ये जो 50% लोन प्रोवाइड किया गया इसका रिपेमेंट जो है जैसे 3 महीने हो जाते हैं उसके बाद उसका रिपेमेंट जो है वो पे करना है। ओके, अगर वो रिपेमेंट कंटिन्यूसली सक्सेसफुली अगर कंप्लीट होता है आफ्टर 12 मंथ, ठीक है, जो कि 1% इंटरेस्ट रेट से उन्हें रिपेमेंट करना है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो बचा हुआ जो 20% सब्सिडी है वो एज अ सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो ये थी कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को बताया। स्पेशली आपको क्या ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, दैट इज उत्तराखंड। उसके बाद उसका एज लिमिट आपको ध्यान में रखना है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, मिनिमम इज 25 ईयर्स, मैक्सिमम इज 45 ईयर्स। ओके, एंड मेनली वो उत्तराखंड की नेटिव होनी चाहिए, वहाँ की परमानेंट रेसिडेंट होनी चाहिए, सिंगल, विडो, डिवोर्सी, क्राइम, एसिड विक्टिम वुमेन कुछ भी चलेगा, ओके, बट वो उत्तराखंड की होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आप लोगों को बताया। देन एलिजिबिलिटी क्या बोला है कि मंथली इनकम अगर वो कमाती है तो वो 6,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद ये बोला गया कि अगर वो कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, वो 50,000 से 2 लाख के बीच में वर्क कर रहा है तो उसका 50% सब्सिडी दिया जाएगा। एंड वो 50% सब्सिडी किस तरीके से दिया जाएगा वो भी मैंने आप लोगों को बताया, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। सो MSME क्वांटिटेटिव लीन स्कीम जो है इसे कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ही MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम को जो है लॉन्च किया है, ठीक है। सो इस लीन स्कीम के थ्रू जो MSME जो है उनका जो है इन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा, जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। एंड जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका माइंडसेट जो है वो चेंज किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू द वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें इस स्कीम के थ्रू होने वाली है। सो MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम जो है ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, MSME मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया है, दैट्स इट। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लीन स्कीम जो है वो किसके लिए लाई गई है, तो वो MSME के लिए लाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द वंदे भारत एक्सप्रेस इज नाउ बीइंग ड्रिवन बाय द फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट इन एशिया, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वुमेन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो इस एक्सप्रेस को ऐसा पहली विमेन जो है
एशिया की जो ड्राइव कर रही है, तो उस विमेन का नाम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, उनका नाम है सुरेखा यादव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये वंदे भारत एक्सप्रेस को अब एशिया में जो है पहली महिला जो कि लोकोमोटिव पायलट है वो जो है इसे ड्राइव करेगी। ओके, सो इनका नाम ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुरेखा यादव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रांटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी स्टेटस टू डैश। सो आरबीआई ने जो है आईएफसी का स्टेटस जो है वो किसे प्रोवाइड किया है ये हमें बताना है, वो है IREDA। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरेडा जो है उसे आईएफएससी स्टेटस जो है वो आरबीआई ने प्रदान किया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। IREDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका फुल फॉर्म क्या पे, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDFC म्यूचुअल फंड हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि IDFC म्यूचुअल फंड जो है इसने भी क्या किया है, रीब्रांड किया है अपने नाम को, और अब वो चेंज कर क्या कर दिया गया है, बंधन म्यूचुअल फंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो अभी IDFC जो म्यूचुअल फंड रहेंगे वो बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से जो है वो जाने जाएंगे। इन्होंने जो IDFC म्यूचुअल फंड जो इन्होंने रीब्रांड किया है अपने नाम को। ओके, सो अब हो जाएगा बंधन म्यूचुअल फंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च एन ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन एट इट्स होसूर प्लांट इन तमिलनाडु। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली जो है विमेन्स का प्रोडक्शन लाइन जो है वो लॉन्च किया है उनका होसूर प्लांट तमिलनाडु में, तो वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ये एक हैवी कमर्शियल व्हीकल मेकर कंपनी है जिनने रिसेंटली न्यू प्रोडक्शन लाइन जो है विमेन के लिए लॉन्च किया है। मतलब कि वहाँ पे जो इंजन को प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो सारा काम अभी विमेन करेगी। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, होसूर का जो उनका प्लांट है तमिलनाडु में, वहाँ पर सारी विमेन एम्प्लॉय जो है वो ऑपरेट करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अशोक लेलैंड इस कंपनी ने जो है सिर्फ विमेन एम्प्लॉयज़ को जो है उनके प्रोडक्शन लाइन में जो है हायर किया है। ओके, सो ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी ध्यान में रखना होगा, होसूर तमिलनाडु में। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। सो ये जो बुक है द बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके ऑथर हमें पूछे जा रहे हैं, वो ऑथर है रचना बिष्ट रावत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट वन है, पूछी जा सकती है, ध्यान में रखना होगा। ओके, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के जो ऑथर है दैट इज रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट एक और बुक है, अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव ऑफ चेंज। आंसर हो जाएगा आशीष कुंद्रा, ये है इस बुक के ऑथर। सो ये दो बुक्स ध्यान में रखनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो आगे जब मैं आपको बुलेट न्यूज़ पढ़ाऊंगी तो हम कवर अप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 1.5 किलोमीटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को लेंथ मैंने मेंशन की है, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को लेंथ पूछी जा सकती है। ओके, सो स्पेशली लेंथ ध्यान में रखनी है। क्या बोला गया, कौन सी स्टेट में मोदी जी ने रिसेंटली जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है 1.5 किलोमीटर का इनॉग्रेट किया, तो वो है कर्नाटका में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो मोदी जी है इन्होंने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 1.5 किलोमीटर का है वो श्री सिद्धारूढ़ी स्वामी जी हुबली जो है इस स्टेशन पे जो है, कर्नाटका का ये स्टेशन है, ये इसका प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर का जो है बनाया गया एंड इसको मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया है। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म विल कैटर इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स ऑफ हुबली धारवाड़ रीजन एंड विल हेल्प इन एनहांसिंग द ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ द यार्ड। ओके, अब आप लोगों को एक बात पता होगी कि इससे पहले जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म था उत्तर प्रदेश का। ओके, जो कि था 1366 मीटर, मतलब कि है अभी एट प्रेजेंट। बट इससे बड़ा प्लेटफॉर्म जो अभी बना है जो कि कर्नाटका के सिद्धारूढ़ी स्वामी जी हुबली, ये जो स्टेशन है, ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म है इसका बना है। ठीक है, इस स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो बना है 1.5 किलोमीटर का। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओके, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है एंड अभी सेकेंड रैंक पे जा चुका है गोरखपुर प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का। ओके, ये हमारा सेकेंड पे। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो वो है कोलम जंक्शन केरला का, वो थर्ड लॉन्गेस्ट है, जिसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ वो कितना लंबा है तो वो है 1180 मीटर्स।
ओके। सो 1500 मीटर का है कर्नाटका का, जो कि सिद्धरूढ़ी स्वामी हुबली स्टेशन है। सेकेंड वन है गोरखपुर प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का, जो कि 1366 मीटर्स है। एंड थर्ड वन है कोलम जंक्शन केरला का, जो कि 1180 मीटर्स है। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है, और स्टेशन का नाम भी ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किसने दुनिया का सबसे बड़े बैठने वाला हॉकी स्टेडियम के रूप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला का, जिसका सिटिंग कैपेसिटी 20,011 है। और ये जो 2023 का अभी हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ, उसका जो फिनाले का जो मैच था, इस दौरान पूरा का पूरा जो कैपेसिटी था वो फिल्ड था, एंड इसीलिए इनको जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो है इससे नवाजा गया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसे जो है रिसेंटली बनाया गया इस स्टेडियम को, आप सभी को पता होगा, ठीक है। सो इसकी जो कैपेसिटी है वो 20,011 है, एंड ये पूरी कैपेसिटी फिल होकर, मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड जो था, ये 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ये उड़ीसा में ही हुआ था, ठीक है। इसके दो जो सिटी थी वहाँ पर ये हुआ था, उड़ीसा की भुवनेश्वर एंड राउरकेला में, करेक्ट। सो राउरकेला में जो था वो लास्ट मैच था, एंड उस मैच के दौरान जो है ये रिकॉर्ड जो है इन्होंने हासिल किया है, क्योंकि उस दिन जो है ये फुल्ली सीटेड जो है स्टेडियम था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन्हें जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो है वो दिया गया। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, और ये जो FIH का जो मैच हुआ था, इसमें कौन सी टीम जीती है ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो वो है जर्मनी, एंड जो जिसको हराया था वो था बेल्जियम। ओके, सो ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये कब से कब हुआ था? ये 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें 16 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। ये जैसे कि मैंने आपको बताया उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर एंड राउरकेला में। इसका फाइनल मैच जो हुआ था वो इस स्टेडियम में हुआ था, जिसमें पूरा कैपेसिटी फिल्ड हुआ था। सो इसमें जो टीम जीती थी दैट इज जर्मनी, जिसने तीसरा टाइटल जो है जीता है। जो रनर अप था वो बेल्जियम था, एंड थर्ड प्लेस पे थी नेदरलैंड। ओके, सो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अभी बताई रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, आपको सारी चीज़ ध्यान में रखना है। इसका सिटिंग कैपेसिटी स्पेशली आपको पूछा जा सकता है, तो वो आपको याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को? तो वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। WMO जो है इसने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इंट्रोड्यूस किया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। WMO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 23 मार्च 1950 को ये एस्टैब्लिश हुआ था, और इसमें 192 कंट्री का जो है वो मेंबर जो है वो कंट्रीज है इसमें, एंड WMA का जो मेंबर है वो इंडिया भी है, मतलब कि इंडिया जो है वो WMA का मेंबर है। ओके, सो WMA का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 23 मार्च 1950 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। 192 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर्स है, और हमारी इंडिया भी इसका हिस्सा है। WMO क्या करता है? ये ग्लोबली जो मेट्रोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो भी प्लैनेट वार्मिंग पॉल्यूशंस होता है, उसके लिए जो है ये सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, एंड उसी के ऊपर जो है ये पॉलिसी बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 32nd वैस सम्मान 2022 फॉर द 2018 सैटिरिकल नॉवेल पागलखाना मेंटल असाइलम? सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2018 का जो मेंटल असाइलम पागलखाना, ये जो सैटिरिकल नॉवेल है, इसके लिए 32वां जो वैस सम्मान है वो इनमें से किसे दिया गया? तो वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो ये जो 2018 का सैटिरिकल नॉवेल पागलखाना मेंटल असाइलम जिसे कहते हैं, ओके, इसके लिए, इस नॉवेल के लिए जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32nd वैस सम्मान अवार्ड जो है वो दिया गया, उनके लिए इन्हें जो है चुना गया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो नॉवेल है ये ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा
बनाई गई नॉवेल है। ओके, जिस नॉवेल का नाम है पागल खाना। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैज इनॉग्रेटेड द वोट फेज 2023। सो कौन से सिटी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वोट फेज 2023 का, तो वो किया उद्घाटन बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वोट फेज 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ following US based bank has collapsed, making it the largest bank to fail since 2008 financial crisis। Very important question। US का कौन सा ऐसा बैंक है रिसेंटली जो कि कोलैप्स हुआ? सभी को पता होगा ये, जो कि लार्जेस्ट फेल था 2008 के बाद का, ठीक है, दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस का जो फेल्योर हुआ था, उसके बाद ये अगेन जो है सिलिकॉन वैली बैंक का सबसे बड़ा फिर से कोलैप्स हुआ है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो इनमें से कौन सी फर्स्ट मेट्रो है कंट्री की जहाँ पर जो है CBDC जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब कि हमारा इंडिया का जो है डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो है कोची मेट्रो, जो कि केरला में सिचुएटेड है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कोची मेट्रो इज द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द ई-रूपी, मतलब कि वो डिजिटल मनी जो है, डिजिटल करेंसी जो है वो एक्सेप्ट करेगा। एंड द प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एसोसिएशन विद द IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर विद द अनंतम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। ओके, सो किसके साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनरशिप किया है अनंतम ऑनलाइन के साथ, एंड इन्होंने जो है भारत का जो डिजिटल करेंसी है ई-रूपी, इसे एक्सेप्ट किया है कोची मेट्रो ने, ये पहला मेट्रो बना है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर जो है वो कहाँ पर डेवलप किया गया, इनमें से कौन से स्टेट में उसे बनाया गया है? सो वो है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कंट्री का ये पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर जो है वो 900 किलोमीटर का 4 धाम यात्रा रूट के लिए जो है बनाया गया है, एंड इस दौरान चार्जिंग पॉइंट जो है वो हर 30 किलोमीटर पे जो है वो प्रोवाइड किए गए फॉर द प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, सो ये ध्यान में रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव अ लाइसेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फॉर द जीन थेरेपी मेथड टू ट्रीट अ वेराइटी ऑफ जेनेटिक आई अलाइनमेंट। सो यहाँ पे ये बोला गया कि रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनको कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा जो है लाइसेंस इन्होंने रिसीव किया है फॉर द जीन थेरेपी मेथड। सो इन्हें दिया है IIT कानपुर ने लाइसेंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। IIT कानपुर ने रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनको लाइसेंस प्रोवाइड किया है फॉर द जीन थेरेपी मेथड, जो जेनेटिकली डिसऑर्डर रहेगा, आई डिसऑर्डर, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो है जीन थेरेपी मेथड का जो है लाइसेंस रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है IIT कानपुर द्वारा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एसे रिटन ऑन अ सिंगल पर्सन, लचित बोरफुकन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेट है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एसे रिटन ऑन अ सिंगल पर्सन, मतलब कि एक सिंगल पर्सन के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ एसे जो है वो लिखे गए हैं, एंड उन पर्सन का नाम क्या है? लचित बोरफुकन। ओके, सो ये स्टेट बना है आसाम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे आप लोग क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है वो सारी मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि किनके ऊपर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एसे लिखे गए, तो वो है लचित बोरफुकन, ये ध्यान में रखना है। सेकेंड, उनके ऊपर कितने नंबर ऑफ एसे लिखे गए, तो वो है 43 लाख एसे लिखे गए। थर्ड ये है कि ये जो ऐसे लिखे गए, ये कब लिखे गए थे? 400वां उनका बर्थ एनिवर्सरी था उस दिन। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि उनका कौन से नंबर का बर्थ एनिवर्सरी था, तो वो था 400 बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे जो है 43 लाख ऐसे सबमिट किए गए, एंड फॉर दैट रीजन आसाम को जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से जो है नवाजा गया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एडिशन ऑफ विमेंस आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विंस अवार्ड वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सो पहला एडिशन है ये विंस अवार्ड का, जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कौन से मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। विंस अवार्ड आर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट द रोल प्ले बाय द women in ensuring cleanliness, highlight the impact of the women in sanitation and waste management in the country. Okay,
ओके, सो विंस अवार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का इनिशिएटिव था। सिंपल, इतना ही ध्यान में रखना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, एंड विंस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज्ड खेलो इंडिया 10 कदम इवेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023। सो यहाँ पे बोला गया कि किसने जो है ऑर्गेनाइज किया खेलो इंडिया 10 कदम इवेंट, जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो 2023 का था, इसके दौरान जो है इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, सो कौन से मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया, तो वो है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया खेलो इंडिया 10 कदम इवेंट को। क्योंकि इसका नाम ऐसा है तो इसमें 10 स्पोर्ट्स को जो है इंक्लूड किया गया था, तो वो 10 स्पोर्ट्स आपको पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पूछे जा सकते हैं। सो वो 10 स्पोर्ट्स है खो खो, वुशु, रेसलिंग, फेंसिंग, आर्चरी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स एंड योगा। ओके, सो ये 10 स्पोर्ट्स जो है आपको पता होने ही चाहिए, और ये जो इवेंट खेला गया ये 10th of March to 31st of March खेला जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, इंडियन आर्मी इंस्टॉल द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इंडियन आर्मी ने इंस्टॉल किया है टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, ये पूछा जा रहा है, तो वो है डोडा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को इंस्टॉल किया, तो वो है इंडियन आर्मी। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में इंस्टॉल किया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया गया, तो वो डोडा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, लेकिन स्टेट पूछा गया तो जम्मू कश्मीर रहेगा। ओके, सो इस तरह वाइस वर्सा क्वेश्चन बनाने की आप लोगों को खुद को भी कोशिश करनी है, क्योंकि नॉट नेसेसरी जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट एज इट इज आपको सेम क्वेश्चन देखने मिले, लेकिन आपको जो न्यूज़ हम लोग पढ़ लेते हैं उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप लोगों को भी जब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को उससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। करेक्ट, वैसे तो मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी कवर अप करवाती हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अगर आप ध्यान में रखते हो तो भी आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन है, ऑक्सीजन 18 was detected in the earth mesosphere and the lower thermosphere for the first time in the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA. SOFIA is a joint project between the German Aerospace Center and which of the following space agency? अब यहाँ पर क्या पूछा गया, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन 18 जो है वो डिटेक्ट किया गया कहाँ पर, मेसोस्फीयर एंड लोअर जो थर्मोस्फीयर है वहाँ पर। ठीक है, अब किसके थ्रू वो दिखा, ये सोफिया के थ्रू नजर आया। सोफिया का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। सो इसके थ्रू जो है ऑक्सीजन 18 डिटेक्ट किया गया मेसोस्फीयर एंड लोअर थर्मोस्फीयर में। ओके, सो यहाँ पर ये पूछा गया कि ये जो सोफिया है ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किसका, तो ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जर्मन एरोस्पेस सेंटर का एंड नासा का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी, वही हमें पूछा था, तो ये जर्मन एयरस्पेस सेंटर का एंड नासा का जो है ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जर्मन एरोस्पेस सेंटर, इन दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है सोफिया, जिसके थ्रू जो है ऑक्सीजन 18 डिटेक्ट किया गया। अब व्हाट इज ऑक्सीजन 18 और क्या है ये सोफिया, ये मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑक्सीजन 18 इज डिटेक्टेड बाय सोफिया, मतलब कि ऑक्सीजन 18 ये जो डिटेक्ट किया गया सोफिया द्वारा ये क्या है। So it is a stable isotope of oxygen. It has 8 protons and 10 neutrons, and O2 has 8 proton and 8 neutrons. तो जनरली ऑक्सीजन जो है वो होता है तो उसमें 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अब इसे ऑक्सीजन 18 भी कहा जा रहा है और एट द सेम टाइम इसे हेवी ऑक्सीजन भी कहा जा रहा है। अब हेवी ऑक्सीजन क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जनरली जैसे कि मैंने आपको कहा कि O2 में जो है ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसमें 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसे ऑक्सीजन 18 या फिर हेवी ऑक्सीजन जो है वो कहा जा रहा है। ओके, अब ये सोफिया के द्वारा जो है ये डिटेक्ट किया गया है। अब ये सोफिया क्या है, सोफिया का फुल फॉर्म आपको पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई है, तो सोफिया का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, सो व्हाट इज सोफिया, सोफिया वाज अ टेलीस्कोप माउंटेड ऑन द बोइंग 747 SP एयरक्राफ्ट दैट यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स। ये इंफ्रारेड लाइट के थ्रू क्या करता है, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है। द टेलीस्कोप हैड एन 8.9 फुट वाइड एंड नियरली 20 टन मिरर एंड वाज ऑपरेटेड थ्रू अ डोर इन द साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट। ओके, सो आई होप सभी को समझ आएगा जो भी चीज़ें मैंने बताई। ये जो टेलीस्कोप है ये 8.9 फुट वाइड है, 20 टन मिरर जो है इसमें लगाए गए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो यूनिवर्स को क्या करता है, वो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है। ओके, एंड उसी दौरान जो है ऑक्सीजन 18 जो है वो ऑब्जर्व किया गया। ओके, सो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, सोफिया का फुल फॉर्म,
ठीक है। ऑक्सीजन 18 को हेवी ऑक्सीजन भी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें 10 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 8 प्रोटॉन्स हैं, जनरली 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, इसलिए उसे हेवी ऑक्सीजन 18 कहा जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की वो कंप्लीट आपको अच्छी तरीके से समझ के ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड फोर्थ वुमेन पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू वुमेन बाय कंसिडरिंग द इशू ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली फोर्थ वुमेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू वुमेन्स को जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी इन ऑल ग्रुप्स। ठीक है, सो वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र ने रिसेंटली जो है फोर्थ वुमेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जो कि वुमेन्स के इश्यूज जो रहेंगे उनको कंसिडर करते हुए इस पॉलिसी को जो है बनाया गया है। एंड इसी दौरान जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, इन्होंने अनाउंस किया है हिरकनी रूम। ठीक है, अब हिरकनी रूम किन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है। पुलिस स्टेशन में ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए जो है हिरकनी रूम बनाया जाएगा, एक कक्ष बनाया जाएगा। ओके, सो ये भी ध्यान में रखना है। ये इसी दौरान जो है एकनाथ शिंदे ने, जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंस किया है असेंबली में। ठीक है, एंड ही ऑल्सो अनाउंस दैट रेसिडेंशियल एंड द कमर्शियल प्रॉपर्टीज विल बी प्रमोटेड टू ओपन सच रूम एंड 250 स्क्वायर फीट ऑफ सच रूम विल नॉट बी काउंटेड इन FSI। तो जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, FSI क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, इसके दौरान उन्होंने ऐसा कहा है कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी रहो, ठीक है, वहाँ पर 250 स्क्वायर मीटर का एक रूम इस तरीके का बनना चाहिए उन प्रॉपर्टी के बीच में। ठीक है, जो कि FSI के अंडर में काउंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो रूम एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी लो, एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए जो रूम है वो बनाया जाना चाहिए, ये भी उन्होंने अनाउंस किया है। ओके, महाराष्ट्र के जो डिप्यूटी सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस। ओके, एंड जो चीफ मिनिस्टर है वो है एकनाथ शिंदे। ओके, सो फोर्थ वुमेन पॉलिसी महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, who has become the first Indian American judge to at Southern District of New York Court। तो यहाँ पे यह बोला गया है कि कौन से फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज है जो कि न्यूयॉर्क कोर्ट के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुए हैं, वो है अरुण सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है व्हाट वाज द थीम ऑफ थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो थर्ड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, इसका थीम पूछा जा रहा है, दैट इज इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू कवर अ ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किस एक्ट के दौरान जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि क्रिप्टो करेंसी का जो है ट्रेडिंग कवर अप होगा, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो सिंपल वन है एंड आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो किस एक्ट के दौरान जो है कवर अप की जाएगी, तो वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। Okay, next one है who has been appointed as a world first hand ambassador for Savlon South India। So Savlon South India जो है इसके पहले जो हैंड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं वो है सचिन तेंदुलकर, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने जो है अनाउंस किया है सचिन तेंदुलकर को एज अ हैंड एम्बेसडर। ओके, और ये वर्ल्ड के पहले हैंड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कतार न्यू प्राइम मिनिस्टर। कतार के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हमें बताना है, वो बने हैं ऑप्शन डी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ये बने हैं कतार के न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ साथ और भी कुछ अदर कंट्रीज है जिसके प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो जिनपिंग जो है वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से वो रीइलेक्ट हुए तो वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं चाइना के। द नेक्स्ट वन है कुवैत के भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो रीअपॉइंट हुए हैं, तो कुवैत के भी जो प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए उनका नाम है शेख अहमद नवाफ अल सबाह। ओके, सो ये यही थे एंड इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये जो न्यूज़ थी ये फिर से वो सेम लोग बने थे, लेकिन नेक्स्ट जो 3 प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो मैं बताने वाली हूँ ये न्यू है कंप्लीटली। सो रामचंद्र पौडेल जो है वो बने हैं नेपाल के प्रेसिडेंट। ठीक है, रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट वन है बोला टिनुबू, ये बने हैं नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट। ओके, एंड वू वान थोंग जो है वो बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम।
ठीक है। तो ये तीनों भी प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट हुए हैं वियतनाम के, नाइजीरिया के एंड नेपाल के, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग कतर की बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो कतर की जो कैपिटल है वो दोहा एंड करेंसी है कतरी रियाल। ओके, एंड इसके जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने दैट इज शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एक साथ ही मैंने सारे इस मंथ में जो भी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए वो सारे आपको दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट। नेक्स्ट वन, which of the following organization and India have signed a 2 complimentary loan of $500 million each to transport and enhance the country's healthcare infrastructure? So बोला है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडिया ने जो है 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स जो है वो साइन किए हैं $500 मिलियन के, जिसके थ्रू जो है कंट्री का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट किया जाएगा, उसको एनहांस किया जाएगा। तो ये है वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया ने किया है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ल्ड बैंक और इंडिया जो है इसने 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स जो है साइन किए हैं 500 मिलियन ईच के, ठीक है, $500 मिलियन ईच के। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंड अ MOU ऑन एस्टैब्लिशिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। अभी प्रीवियस भी हमने MOU देखा, सेकंड वन भी ये जो क्वेश्चन है MOU से, इसमें ये बोला गया कि इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ MOU साइन किया है फॉर द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए। सो वो है इंडिया ने USA के साथ जो है वो MOU साइन किया है फॉर द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। ओके, सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, हु हैज won the BBC Indian Sports Women of the Year अवार्ड 2022। सो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का किसने जीता है ये पूछा जा रहा है, दैट इज मीराबाई चानू। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मीराबाई चानू ने सेकेंड टाइम जो है ये अवार्ड जो है वो हासिल किया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब BBC पारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछा गया तो वो है भवीना पटेल। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछा तो वो प्रीतम स्विच है। देन BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड पूछा गया तो वो नीतू है। एंड BBC चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड पूछा गया तो वो दिया गया है लवली चौबे को, रूपा रानी तिर्के को, पिनाकी एंड नयन मोनी सेकिया को। ठीक है, सो इन लोगों को दिया गया है BBC चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये BBC के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे मैंने यहाँ पे सारे आप लोगों को बताए। ठीक है, ये जो मीराबाई चानू है इन्होंने जो है ये सेकेंड BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, इन्होंने जो पहली एथलीट थी जिन्होंने ये अवार्ड जो है वो जीता था 2021 में, एंड आफ्टर 2021 इनने 2022 में फिर से ये अवार्ड जीता है। ओके, एंड इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5th जन औषधि दिवस इज ऑर्गेनाइज अक्रॉस इंडिया बेस्ड ऑन द थीम अ डैश। सो 5th नंबर का जो जन औषधि दिवस है वो ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया में। सो उसके लिए थीम पूछी जा रही है, तो उसके लिए थीम है जन औषधि सस्ती भी एंड अच्छी भी। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी जो है वो 5th जन औषधि दिवस का जो है वो थीम रहेगा और ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के दौरान जो है इस दिवस को जो है जन औषधि दिवस को 7 मार्च को जो है मनाया जाता है। ओके, एंड 7 मार्च को इसे मनाया जाता है एंड इसका थीम है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एनुअल सर्विस क्वालिटी अवार्ड विच इज द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। सो अकॉर्डिंग टू ACI बोला गया है कि सर्विस क्वालिटी अवार्ड जो है वो इनमें से कौन से एयरपोर्ट को जो दिया गया है जो कि क्लीनेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है एशिया पैसिफिक रीजन का, तो दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो ACI जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एनुअल सर्विस क्वालिटी अवार्ड हिसाब से जो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक रीजन का दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करते हैं, मतलब इस न्यूज़ को थॉरली डिस्कस कर लेते हैं। सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है एंड इसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है एशिया पैसिफिक रीजन का, किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा। ओके, सो ये जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड होता है ये किसके मतलब किस तरह से दिया जाता है? सो इसका जो क्राइटेरिया होता है, जो पैसेंजर्स का सर्वे लिया जाता है एंड उसके ऊपर जो है ये क्वालिटी अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ओके, सो द सर्वे कवर ओवर 30 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो 30 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है इसमें कवर अप होते हैं। ओके, ऑल इन ऑल, ठीक है, एंड उसके ऊपर जो है इसको जो है इस अवार्ड को दिया जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट वाज रैंक इन द कैटेगरी ऑफ 40 मिलियन पैसेंजर पर एनम। ठीक है, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो कौन से
कैटेगरी में रैंक करता है, तो जहां पर 40 मिलियन पैसेंजर पर एनम, मतलब कि साल में 40 मिलियन पैसेंजर जो है ट्रैवल करते हैं, इस कैटेगरी में जो है दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो रैंक करता है। ओके, एंड 2022 का जो सर्वे था उसमें क्लीनेस्ट एयरपोर्ट जो है वो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, इसके लिए इसे जो है अवार्ड जो है सर्विस क्वालिटी अवार्ड जो है वो दिया गया। ओके, एएसआई की बात की जा रही है तो एसीआई जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1991 में, हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज टेकन ओथ एज अ फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनमें से कौन है जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है एज अ फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स, तो वो है तेजल मेहता, ये इंडियन अमेरिकन है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये फर्स्ट जस्टिस बनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स की। ओके, और ये जो है ये फर्स्ट जस्टिस आयकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी रह चुकी है। ओके, तेजल मेहता, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एग्जेम्प्टेड रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर ऑल काइंड ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना रहेगा। सो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि रोड टैक्स को एग्जेम्प्ट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फी को भी एग्जेम्प्ट करना है वो कंप्लीटली, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। ओके, सो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि जो ईवी बायर्स रहेंगे उन लोगों को रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी को क्या किया जाएगा, एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ओके, अब ये कब से किया जाएगा, फ्रॉम 14 अक्टूबर 2022 से जो है ये स्टार्ट किया गया, एंड वहाँ से लेके 3 साल तक। ठीक है, एज पर द स्टेटमेंट द गवर्नमेंट विल एग्जेम्प्ट रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ्री ऑन परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर 3 years फ्रॉम अक्टूबर 14, 2022। तो अक्टूबर 14, 2022 से के बाद से जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा 3 years तक, अपकमिंग 3 years तक, तो इस बीच अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिए जाती है तो उन्हें रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी एग्जेम्प्ट की जाएगी, मतलब कि वो कुछ भी पे नहीं करनी रहेगी। सो ये कौन सा स्टेट ने लाया, उत्तर प्रदेश ने लाया, ये ध्यान में रखना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, इन गुजरात विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज कमीशन इट्स 5000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट लडाकिया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुजरात की इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने 5000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो लकाडिया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड में जो है चालू किया है, दैट इज स्टरलाइट पावर। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। स्टरलाइट पावर कंपनी जो है इसने जो है ये गुजरात की कंपनी है, इसने 5000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो लकाडिया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड में जो है चालू किया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगाई जा रही है दैट इज 2024 करोड़ रुपीज, एंड इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का जो इनिशिएटिव चल रहा है जिसके थ्रू इंडिया अचीव कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी मिशन विजन ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030, मतलब कि इंडिया का जो टारगेट चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का विजन का 500 गीगावाट का, जो कि वो 2030 तक क्या करेगा, अचीव करेगा। ओके, सो ये स्टरलाइट पावर कंपनी जो है इसने 500 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो चालू किया है। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 was conferred to 36 women champions of water, sanitation and hygiene by President of India द्रौपदी मुर्मू. It was organized by which of the following ministry? So यहाँ पे ये बोला गया है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेसिडेंट है इंडिया की, इनके द्वारा जो है 36 विमेन जो है उन्हें जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से नवाजा गया। सो इसको किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? सो आंसर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अवार्ड जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया है, एंड इस बीच जो 36 विमेन्स है उन्हें विमेन चैंपियन ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, मतलब कि वॉश जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा। सो ये जो 36 वॉश है ये वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है वो इन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अवार्ड जो है वो दिया गया है। वॉश मतलब क्या है? विमेन चैंपियन ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ओके, सो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू ऑनर द विमेन चैंपियन ऑफ रूरल वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि 36 विमेन्स को जो है ये अवार्ड से नवाजा गया है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ओके, और वॉश का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च अ मिशन
हर डिजिटल हर पेमेंट डिजिटल। सो कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है मिशन का नाम है हर पेमेंट डिजिटल? सो वो है आरबीआई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई जो है उसने हर पेमेंट डिजिटल को जो है लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के दौरान, और ये वीक ऑब्जर्व किया गया 6 to 12 ऑफ मार्च, ठीक है। एंड इस कैंपेन का थीम जो था दैट इज डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, मतलब कि अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर्स। ओके, सो ये आरबीआई ने जो है हर पेमेंट डिजिटल का मिशन जो है वो लॉन्च किया है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज लॉन्च युवा उत्सव इंडिया @ 2047। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जो है इन्होंने लॉन्च किया है युवा उत्सव इंडिया @ 2047 को। सो ये ऑर्गेनाइज किया गया कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ये हमें बताना है, तो वो है नेहरू युवा केंद्र संगठन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड इस युवा उत्सव का जो थीम था वो था पंचप्राण, मतलब कि 5 उसकी जो थीम थी, पंचप्राण जो ये थीम थी उसमें इंक्लूड होता है गोल ऑफ इंडिया, goal of develop India, to remove any trace of slavery or colonial mindset, take a pride in our heritage and legacy, unity and solidarity and sense of duty among us citizens। so ये पंच प्राण जो है ये युवा उत्सव का थीम था। ओके, सो ये अनुराग सिंह ठाकुर जो है इनके द्वारा इस युवा उत्सव को लॉन्च किया गया एंड इसे नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Railway has collaborated with which of the following organization for live tracking of trains under the real time train information system project? So Indian Railway ने किसके साथ कोलैबोरेट करके जो है लाइव ट्रैकिंग ट्रेन जो है सिस्टम प्रोजेक्ट को जो है वो लेकर आए हैं। मतलब कि क्या होने वाला है, इस बीच जो ट्रेन का जो है वो लाइव ट्रैकिंग जो है वो शो होगा। ओके, सो ये इंडियन रेलवे ने किसके साथ कोलैबोरेट करके लाया है? इंडियन रेलवे ने इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडियन रेलवे एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों ने कोलैब करके जो लाइव ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन जो है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। और ये किस प्रोजेक्ट दौरान लेकर आया है? RTIS प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। ओके, इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, इस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को, फाउंडर थे विक्रम साराभाई। ओके, सो इस प्रोजेक्ट के दौरान जो है जो लाइव ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन जो है वो लेकर आया है। ओके, सो ये RTS प्रोजेक्ट क्या है? RTS devices that use satellite imagery are being installed on the train to automatically acquire its movement timing at the station, including that of the arrival and departure or a run through. This timing get automatically plotted on the control chart of those trains in the control office application system. The project is executed by the Central for a Railway Information System. RTIS is developed by the collaboration with ISRO. ISRO has launched the G satellite that can have Gagan payloads for tracking the movement of the train. देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन रेलवे ने इसरो के साथ कोलैबोरेट किया, तो इसरो क्या कर रहा है? GSAT सैटेलाइट को यूज कर रहा है, ठीक है, जिसमें गगन पेलोड्स है एंड जिसके थ्रू जो है मूवमेंट का जो ट्रेन का जो मूवमेंट होगा उसका ट्रैकिंग जो है वो किया जाएगा। ओके, ये प्रोजेक्ट कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? तो ये CRIS इसे एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब कि सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड इस RTIS प्रोजेक्ट के थ्रू जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मूवमेंट जो ट्रेन का जो मूवमेंट रहेगा उसका जो टाइमिंग है, ठीक है, जैसे कि उसका अराइवल, डिपार्चर और जो भी इन बिटवीन का टाइमिंग है वो जो है ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। सो इसके थ्रू पैसेंजर्स को जो है रियल टाइम लोकेशन, ट्रेन का जो रनिंग स्टेटस जो है उनके स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो यही है RTIS प्रोजेक्ट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा एंड इसके एप्लीकेशन में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है ये भी समझ आई होगी। सो सिंपल ये ध्यान में रखना है कि इंडियन रेलवे ने इसरो के साथ कोलैबोरेट करके अंडर RTIS प्रोजेक्ट जो है लाइव ट्रेन ट्रैकिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ओके, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन कॉल्ड मिलेट गिव अवे? सो मिलेट गिव अवे ये जो कैंपेन है ये स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन जो है ऑर्गेनाइज किया कौन से मिनिस्ट्री ने या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया ये हमें बताना है। दैट इज SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। SFAC जो है इसने लॉन्च किया है मिलेट गिव अवे इस कैंपेन को।
सो ये जो कैंपेन है ये क्या कर रहा है, द कैंपेन इज एम एट प्रमोटिंग अ डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट देयर लिवलीहुड। सो डायरेक्टली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स प्रोड्यूसर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है डायरेक्टली परचेज किया जाएगा, ठीक है, उनके लिवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए। द मिलेट गिव अवे कैंपेन एनकरेज सिटीजंस टू परचेज मिलेट डायरेक्टली फ्रॉम द एफपीओ थ्रू द ओएनडीसी माई स्टोर। तो ये जो ओएनडीसी माई स्टोर के दौरान जो है डायरेक्टली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जो है मिलेट्स को डायरेक्टली परचेज किया जाएगा। ओके, सो ये जो मिलेट गिव अवे लाया है ये किसने लाया है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ने लाया। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट इट इज सेटिंग अप अ वर्चुअल ट्रैफिक कोड्स अंडर द वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव। सो यहाँ पे बोला है कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव, ठीक है, दैट इज गुजरात। द गुजरात गवर्नमेंट इज इन प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ वर्चुअल ट्रैफिक कोड इन द स्टेट अंडर द वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव। वन नेशन वन चालान इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे का ये इनिशिएटिव है वन नेशन वन चालान, ठीक है। सो ये कौन से स्टेट ने अनाउंस किया, तो ये गुजरात स्टेट ने लॉन्च किया है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नशा मुक्त भारत अभियान MOU was signed between Ministry of Social Justice Empowerment and which of the following organization? So नशा मुक्त भारत अभियान MOU जो है वो साइन हुआ between Ministry of Social Justice and Empowerment and कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ ये हमें बताना है, दैट इज ब्रह्म कुमारीज माउंट आबू। सो माउंट आबू का जो ब्रह्म कुमारीज है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इनका और जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है फॉर द नशा मुक्त भारत अभियान। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फिफ्थ एशियन इंडिया बिजनेस समिट 2023 वॉज हेल्ड। सो फिफ्थ नंबर का एशियन इंडिया बिजनेस समिट जो है वो कहाँ पर होगा, दैट इज कुआलालंपुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कुआलालंपुर में जो है 2023 का फिफ्थ असेन का जो इंडियन बिजनेस समिट जो है वो रहेगा। ओके, असेन की बात की जाए तो असेन स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1967 में। ओके, फाउंडिंग मेंबर्स है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। एंड प्रेजेंटली असेन कंप्राइजेस ऑफ 10 मेंबर स्टेट, नेमली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम। ओके, अब ये असीन क्या करता है, मतलब कि इट प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर एंड द अदर कंट्रीज इन एशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलिट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवील्ड किल व्हिप कॉन्सेप्ट अमीड राइजिंग न्यूक्लियर टेंशन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। सो किल व्हिप कॉन्सेप्ट जो है वो इनमें से किस कंट्री द्वारा जो है वो अनवील किया गया, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड टू बाय अ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेकर मिमोसा नेटवर्क फॉर $60 बिलियन। आंसर हो जाएगा रेडिसिस कॉर्पोरेशन जियो प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो रेडिसिस कॉर्पोरेशन जियो प्लेटफॉर्म्स जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि वो मिमोसा नेटवर्क को $60 मिलियन में जो है खरीदेगी। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, जियो प्लेटफॉर्म और सब्सिडियरी ऑफ इंडियन कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विल पे $60 मिलियन फॉर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेकर मिमोसा नेटवर्क टू ब्लॉस्टर इट्स एक्सपांडिंग 5G एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द 74th स्टैंजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2023 वॉज हेल्ड। सो 74वां स्टैंजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है वो बल्गेरिया में हुआ। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडिया ने जो है 8 मेडल टोटल हासिल किए, जिसमें से 3 सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NASA and which of the following space agency has partnered to jointly build and launch multi-angle imager for aerosols mission? So NASA ने और कौन सी स्पेस एजेंसी ने मिलकर जो है मल्टी एंगल इमेजर एरोसल मिशन को बिल्ड भी किया है और लॉन्च भी किया है, तो वो है इटालियन स्पेस एजेंसी। सो नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर जो है मिया मिशन को जो है लॉन्च एंड बिल्ड किया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इटालियन स्पेस एजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वो है एनजीजिया स्पेसजिया इटालियाना, ये इटालियन स्पेस एजेंसी है। ओके, सो इसके साथ नासा ने मिला है और दोनों ने मिलकर जो है मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स मिशन को जो बिल्ड किया एंड लॉन्च किया है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार हैज हैंडेड ओवर टू इसरो। निसार इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। सो निसार जो है वो इसरो को हैंड ओवर कर दिया गया। निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि डेवलप किया गया इसरो एंड कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा, ये हमें बताना है, तो वो है नासा द्वारा। तो इसरो और नासा ने दोनों ने मिलकर जो है निसार को डेवलप किया है।
ठीक है, निसार का फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जा सकता है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये है निसार का फुल फॉर्म एंड इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विच इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द नासा एंड द इसरो। ओके, सिंपल, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ये जो लॉन्च होने वाला है, ये कब लॉन्च होगा ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ये जनवरी 2024 तक इसे लॉन्च किया जाएगा, ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द सतीश धवन सेंटर। ओके, और ये जो निसार है ये एंटायर ग्लोब को 12 दिन के अंदर में ऑब्जर्व करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। ओके, सो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसरो एंड नासा दोनों ने मिलकर जो है निसार को डेवलप किया है। निसार का फुल फॉर्म 2024 तक इसको लॉन्च किया जाएगा एंड 12 डेज में ये एंटायर ग्लोब को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी रहेगी। सो यहाँ पे हमारे क्या हुए, 1 to 15 ऑफ मार्च तक के करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। सो यहाँ पे हमारा सेशन एंड नहीं होता है, बुलेट न्यूज बचती है एंड बुलेट न्यूज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन में नहीं पढ़ते वो लोग हम लोग बुलेट न्यूज के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। और मैं आप लोगों को बुलेट न्यूज़ भी एक थरली पढ़ाती हूँ। ज़रूरी हमारा क्विक रिवीजन होता है, लेकिन सारी न्यूज़ में इसमें जो रिमेनिंग वाली है वो कवर अप करवाती हूँ और उसमें भी कुछ डिटेल पोर्शन अगर इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करती हूँ। सो यहाँ पे भी आपको स्किप नहीं करना है, कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से देखनी है। करेक्ट। सो हमारा इसमें का सबसे पहला कैटेगरी है दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, जिसमें हम लोग ये नेशनल की भी न्यूज़ कवर अप करेंगे एंड इंटरनेशनल की भी न्यूज़ कवर अप करेंगे। सो इसमें का सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ऑस्ट्रेलियाज Deakin University has become first ever foreign university to establish an international branch campus in the smart business district of GIFT City, गुजरात। सो ऑस्ट्रेलिया का जो ये डिंकिन यूनिवर्सिटी है ये पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो कि एस्टैब्लिश कर रहा है इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस को गुजरात के गिफ्ट सिटी गुजरात जिसे कहा जाता है वहाँ पर। ओके, सो इम्पॉर्टेंट वन नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू टू लॉन्च कैच द रेन 2023 कैंपेन। सो कैच द रेन कैंपेन किनके द्वारा लॉन्च किया गया, मुर्मू जी द्वारा लॉन्च किया गया। अब इस कैंपेन में क्या कवर अप किया गया है, एज अ पार्ट एफर्ट्स टू टर्न कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू अ मास कैंपेन इन द रन अप टू द मॉनसून सीजन। द थीम ऑफ दिस कैंपेन विल बी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका थीम जो है वो क्या है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ये थीम है इस कैंपेन का, यही ध्यान में रखना है। दैट्स इट। नेक्स्ट वन है वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रश बैरियर इंस्टॉल ऑन महाराष्ट्र हाईवे। सो वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो महाराष्ट्र के हाईवे पे इंस्टॉल किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कितने किलोमीटर्स का, मतलब कि कितने मीटर्स का लॉन्ग है ये आपको ध्यान में रखना, दैट इज 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया गया है, चंद्रपुर एंड यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देन मऊगंज बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश का, ये 53rd डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है मऊगंज को। नो सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विदाउट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम अप्रैल 2023। सो जो गोल्ड ज्वेलरी रहेगा वो विदाउट हॉलमार्क जो है वो सेल नहीं किया जाएगा फ्रॉम अप्रैल 2023, वेरी इंपॉर्टेंट। अश्विनी वैष्णव रिलीज अ स्पेशल कवर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट ग्रो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% स्टेट सिक्किम। सो अश्विनी वैष्णव जो है रिसेंटली इन्होंने रिलीज किया एक कवर जिसका नाम है गो ग्रीन एंड गो ऑर्गेनिक। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए उन्होंने इस कवर को लॉन्च किया गया है। इस दौरान जो सिक्किम स्टेट है उसको 100% ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो घोषित किया गया। सो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की पहली 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है, दैट इज सिक्किम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द स्पेशल कवर इज टेस्टामेंट टू द स्टेट अचीवमेंट इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड द स्टेट प्रोग्रेस एंड रिमाइंडर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। मतलब कि उसका जो अचीवमेंट उन्होंने किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसी को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए 100% ऑर्गेनिक स्टेट जो है सिक्किम को डिक्लेयर किया गया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के दौरान जो है सिक्किम स्टेट को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ फर्स्ट स्टेट ऑफ 100% कंप्लीटली ऑर्गेनिक। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज कोलैबोरेटिंग विद IIT कानपुर टू लॉन्च अ प्लेटफॉर्म साथी। सो साथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेट किया है। साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, BSA लिमिटेड ने यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ जो है
इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया एक न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है फिन एम्पावर। ओके, बीएससी लिमिटेड एंड यूनाइटेड नेशन विमेन ने दोनों ने मिलकर एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है फिन एम्पावर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन अ एमओयू विद पेटीएम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया किसके साथ? पेटीएम के साथ। किसने किया? फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, प्रिवेंशन ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट वन है रिसेंटली माउंट मेरापी वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ, तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वो इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। आपको ऐसा पूछा जाएगा कि माउंट मेरापी वॉल्केनो रिसेंटली इरप्टेड, सो इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो आपको ध्यान में रखना होगा दैट इज इन Indonesia. Okay, IBSA foreign minister meeting was held in New Delhi. IBSA is a tripartite forum between India, Brazil and South Africa. So IBSA एक foreign minister का मीटिंग हुआ न्यू दिल्ली में। तो ये किन कंट्री के बीच का जो ट्रिपार्टाइट फोरम है ये है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के बीच का। तो ये आप लोगों को तीनों कंट्रीज के नाम भी ध्यान में रखने रह गए। देन कोलंबिया ओपन मिलिट्री सर्विसेज टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। तो कोलंबिया ने क्या किया है? मिलिट्री सर्विसेज वुमेन्स के लिए ओपन अप किए पहली बार 25 साल में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। कोलंबिया ने मिलिट्री सर्विसेज जो है वुमेन्स के लिए ओपन किए फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। देन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 का, जिसमें इंडिया ने रैंक किया है 108 और यहाँ पे टॉप किया है डेनमार्क ने। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज है हमारा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक वर्चुअली रिलीज द वेल्थ रिपोर्ट 2023 इन विच मुंबई हैज रैंक 37। सो जो वेल्थ रिपोर्ट आया 2023 का जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक द्वारा रिलीज किया गया, इसमें मुंबई का रैंक 37 बताया जा रहा है। ये जो है ये जंप अप हुआ, ये 2022 में 92 था रैंक, अब ये जंप होकर 37 हो चुका है। ठीक है, सो जो 2022 के कैलेंडर में 6.4% से जो गेन हुआ एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो मुंबई का रैंक है ये जंप अप हो गया, अब ये 37वें नंबर पर है। ओके, इट वाज इन्फॉर्म दैट इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर। सो ऐसा बताया गया है कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है वो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो हो गया है। एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है आपको पूछा जा सकता है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ओके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज बिगिंस इन न्यू दिल्ली। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बुद्धिस्ट हेरिटेज के ऊपर जो है न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ। IIT Guwahati has partnered with the Sathya Sai Hospital for Cardiac Research. So IIT Guwahati ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? सत्य साई हॉस्पिटल के साथ फॉर द कार्डियक रिसर्च। ओके, महिंद्रा ऑटो बिकम्स द स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप। महिंद्रा ऑटो जो है वो स्पॉन्सर हुआ है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। ओके, सेंट्रल ने अप्रूव किया है 1,816 करोड़ टू 5 स्टेट एज अ डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, डिजास्टर रिलीफ जो 5 स्टेट्स का डिजास्टर रिलीफ के लिए जो है सेंटर ने 1,816 करोड़ रुपीस अप्रूव किए। वो 5 स्टेट्स कौन सी है ये आपको मुझे बतानी है। नेक्स्ट वन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्च इन लर्निंग साइंस वाइज स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट। सो BIS ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स। ठीक है, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन है याओसंग फेस्टिवल बिगिंस इन मणिपुर। सो आपको ये पूछा जा सकता है कि याओसंग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो है मणिपुर, या फिर ये फेस्टिवल कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो वो है मणिपुर। आर्मी ने इंस्टॉल किया आइकॉनिक नेशनल फ्लैग डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी क्वेश्चन में। इंडियन आर्मी ने जो है टॉलेस्ट आइकॉनिक फ्लैग जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में जो है वो इंस्टॉल किया। ठीक है, अब उसका कितना लॉन्ग है वो, कितना टॉल है वो, उसकी लेंथ क्या है, ये आपको मुझे अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बतानी होगी। नेक्स्ट है न्यू हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य महिला लॉन्च फॉर वुमेन इन तेलंगाना। सो न्यू हेल्थ प्रोग्राम जो है आरोग्य महिला वो लॉन्च किया गया, कहाँ पर? तेलंगाना में। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। ओके, सो अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इवेंट एंड देयर वेन्यू। सो ये नेशनल न्यूज़ में ही आता है, लेकिन इसमें मैंने सारे जो इवेंट्स हुए, कुछ समिट्स होती है, तो उनके साथ उसके वेन्यू आप लोगों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। करेक्ट। सो हमने क्या किया है कि इन सभी को एक साथ में कंबाइन कर लिया ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला पॉइंट है नितिन गडकरी अनवेल फर्स्ट मेथनॉल रन बसेस इन बेंगलुरु। ये मैंने क्वेश्चन फॉर्म में आपको ऑलरेडी बताया कि गडकरी जी ने फर्स्ट मेथनॉल रन बसेस जो है वो बेंगलुरु में स्टार्ट की है। द नेक्स्ट वन है आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज योगा महोत्सव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जो पॉइंट सिंपल है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो एक्सप्लेन कर सकते हैं
उन्हें मैं एक्सप्लेन आपको करूंगी। ओके, बाकी सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखने रहेंगे। फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मीटिंग बिगिंस इन गुवाहाटी। सो पहला जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मतलब कि SAI 20, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। पहला जो SAI 20 का जो मीटिंग हुआ वो गुवाहाटी में हुआ, जिसका थीम है ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया 16th मीटिंग ऑफ SCO यूथ काउंसिल इन न्यू दिल्ली। इंडिया होस्ट कर रहा है SCO टूरिज्म मिनिस्टर मीट इन वाराणसी। अनुराग ठाकुर लॉन्च युवा महोत्सव इन पंजाब। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये अभी बताया था, युवा उत्सव जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? पंजाब में। ओके, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है वो ऋषिकेश में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट MSME इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर इनॉग्रेटेड इन कोटा। 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्म कॉन्फ्रेंस इन भोपाल। UP to host 8th edition of Indian Pharma Fair. Pune hosted 4th Y20 consultation meeting. 2-day Millet Mahotsav organized at Agra. 2-day G20 Flower Festival begins in New Delhi. PM Modi inaugurated 3-day Raisina Dialogue in New Delhi. Jitendra Singh inaugurated Good Governance Conference in Bhopal. So यहाँ पे हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ कवर अप होती है। ठीक है, अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे जिसमें हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे। सिंगापुर एयरलाइंस टू गेट 25.1% स्टेक इन एनब्राज एयर इंडिया ग्रुप। सो सिंगापुर एयरलाइंस ने 25.1% स्टेक जो है वो एयर इंडिया ग्रुप का जो है वो एक्वायर किया है। ओके, नेक्स्ट है RBI लॉन्च मिशन हर पेमेंट डिजिटल टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। ये ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन जो है वो RBI ने रिसेंटली लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। कोटक AMC फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन जो है वो वुमेन्स के लिए लाया गया। Yes Bank and other housing finance enter into a co-lending partnership. Axis Bank partner with the ITC to offer a rural lending product. PNB signed an MOU with Central Warehousing Corporation to facilitate farmers financing. Okay, so PNB ने जो है MOU साइन किया है सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके थ्रू जो है फार्मर्स को फाइनेंसिंग जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। RBI has given a permission to 18 countries to open a special Vosto rupee accounts and use an Indian rupee to settle payments. So RBI ने क्या किया है, 18 कंट्रीज को परमिशन जो है वो प्रोवाइड किया है स्पेशल वॉस्टो रुपी अकाउंट्स ओपन करने के लिए एंड इंडियन रुपीज़ को यूज़ करके उनके पेमेंट्स को सेटल करने के लिए। तो वो 18 कंट्रीज कौन सी है? फिजी, बोत्सवाना, गयाना, जर्मनी, केनिया, इजराइल, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमन, रशिया, सीशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तांजानिया, युगांडा एंड UK। सो इन 18 कंट्रीज को जो है RBI ने अनाउंस जो परमिशंस हैं वो प्रोवाइड किए। ओके, सो यहाँ पे हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का भी पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट कवर अप होता है। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अपॉइंटमेंट। जिष्णु बरुआ जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, एस दुबे अपॉइंटेड एज अ 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ओके, अरुण सुब्रमण्यम जो है वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज अपॉइंट हुए हैं न्यूयॉर्क कोर्ट के। ओके, शैलजा धामी जो है वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है टू कमांड द फाइटर यूनिट इन IAF। वेरी इंपॉर्टेंट, शैलजा धामी जो है वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स का जो फाइटर यूनिट है उसको वो क्या करेगी, कमांड करेगी। ओके, कॉलोनल गीता राणा जो है वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है टू कमांड अ फील्ड वर्कशॉप। शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू डू सो। द कॉप ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर कॉलोनल गीता राणा इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू अज्यूम अ कंट्रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन द रिमोट एंड द फॉरवर्ड एरिया इन द ईस्टर्न लद्दाख। सो जो लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप को जो कमांड करेगी वो पहली विमेन ऑफिसर बनी है कॉलोनल गीता राणा। तो जिस तरह शैलजा धामी बनी है उसी तरह गीता राणा भी बनी है। ये दोनों का आपको ध्यान में रखना रहेगा। शैलजा धामी जो है वो फर्स्ट विमेन ऑफिसर बनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स का जो फाइटर यूनिट है उसको कमांड करेगी, और जो गीता राणा जो है वो फर्स्ट विमेन ऑफिसर बनी है जो कि ईस्टर्न लद्दाख का जो फील्ड वर्कशॉप एरिया है उसको वो कमांड करेगी। ओके, सो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना है। ठीक है, लद्दाख की है गीता राणा एंड इंडियन एयरफोर्स की है शैलजा धामी। ओके, देन नेफिरो जो है वो नागालैंड के CM 5th टाइम बने हैं। मानिक साहा जो है वो त्रिपुरा के 2nd टाइम फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं। ओके, सो जो टाइम है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, पूछा जा सकता है कि नागालैंड के जो नेफिरो है वो कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट है, तो 5th टाइम बने हैं। एंड मनिका साहा जो है वो 2nd टाइम बने हैं। Okay, Manika Saha is an Indian politician serving as the 11th and current chief minister of the Tripura since 2002. ठीक है, नेक्स्ट वन है B. गोपी कुमार
अपॉइंटेड एज MDC ऑफ द एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो MDC बने वो बी गोपी कुमार बने हैं। रोहित जावा बने हैं MD&C ऑफ द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सुमित कटपालिया बने हैं MDC ऑफ इंडसइंड बैंक। मोहित जोशी बने MD&C ऑफ द टेक महिंद्रा। एंड LIC ने अपॉइंट किया तबलेश पांडे एंड M जगन्नाथ को एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है बुक्स एंड ऑथर्स। मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने बुक रिलीज किया है इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ऑथर्ड बाय सज्जन सिंह यादव। सो इस बुक के जो ऑथर है वो सज्जन सिंह यादव है एंड मनसुख मंडाविया जो इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। तो बुक का नाम, उसके ऑथर अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बुक है, बुक टाइटल मुंडक उपनिषद द ब्रीच टू इमॉर्टैलिटी, ऑथर बाय द करण सिंह रिलीज। सो करण सिंह जो है ये मुंडक उपनिषद द ब्रीच टू इमॉर्टैलिटी के ऑथर है। नेक्स्ट, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, ये रिलीज ऑथर्ड बाय ज्योति मनी एंड जी बालन। ओके, सो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा को जो ऑथर किया गया वो ज्योति मनी एंड जी बालन द्वारा किया गया। ओके, एंड लास्ट इज एज गुड एज माई वर्ड रिटन बाय द KM चंद्रशेखर। सो ये जो बुक है इसकी जो राइटर है वो है KM चंद्रशेखर। ओके, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं 2007 से 2011 के बीच में। ओके, सो ये कुछ 4 बुक्स थी जो आपको ध्यान में रखना है। 2 बुक्स मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ऊपर ऑलरेडी आपको बताई, तो टोटल 6 बुक्स है फ्रॉम मार्च मंथ जो कि आपको ध्यान में रखनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कैटेगरी। इंडियन ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू बैक्ड बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर 4 years। सो बैन किया गया है 4 साल के लिए ऐश्वर्या बाबू को। ओके, ये एक ट्रिपल जंपर है। कर्नाटका बीट मेघालय टू विन संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 years। तो कर्नाटका ने बीट किया है मेघालय को एंड जीता है संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 years। डेनिल मेंडरडेव जो है इन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है। रेड बुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टापन जो है इन्होंने 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता है। खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस किया। ऑस्ट्रेलिया शॉन मार्श अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। सो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जो है शॉन मार्श जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट जो है वो घोषित की है। एशली गार्डन एंड हैरी ब्रूक वन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द फरवरी के लिए। एशली गार्डन एंड हैरी ब्रूक जो है वो बने प्लेयर ऑफ द मंथ। शैलेश धामी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू कमांड अ मिसाइल स्क्वाड्रन इन द वेस्टर्न सेक्टर फेंसिंग पाकिस्तान। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो इंडियन एयरफोर्स को क्या कर रही है, कमांड कर रही है। ओके, दैट इज शैलेश धामी। ओके, नेक्स्ट वन है, ये न्यूज़ वहाँ की इधर आई हुई है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना, इट इज नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट है डिफेंस। द इंडियन नेवी एक्सरसाइज कॉल्ड थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज फॉर 2023 ट्रॉपेक्स कल्मिनेटेड इन अरेबियन सी। सो इंडियन नेवी एक्सरसाइज है ट्रॉपेक्स, जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, जो कि अरेबियन सी में हुआ। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन शिनोयू मैत्री विद द जापानीज एयरफोर्स डिफेंस जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ जो है पार्टनरशिप किया है और इनका एक्सरसाइज का नाम क्या है, शिनोयू मैत्री। ओके, so the exercise Shinoyu Maitri is organized and on the sideline of the Indo-Japan Joint Army Exercise Dharma Guardian, which was concluded from 13th of February to 2nd of March at Komatsu, Japan. So जापान में ही इस एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट किया गया। ओके, सो नेक्स्ट वन है इंडो फ्रांस जॉइंट एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 कमिंस्ड इन केरला। सो केरला में जो है फ्रिंजेक्स 23 का एक्सरसाइज जो हुआ, जो कि है इंडिया एंड फ्रांस का जॉइंट एक्सरसाइज है। ओके, एंड इट इज एक्सरसाइज विच इज फोकस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ओके, इंडिया एंड फ्रांस का MPX जो एक्सरसाइज है वो अरेबियन सी में कंडक्ट किया। MPX होता है मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ओके, INS सह्याद्री शिप पार्टिसिपेटेड इन द मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द फ्रेंच नेवी। सो सह्याद्री शिप जो है इसने पार्टिसिपेट किया इन MPX विद फ्रेंच नेवी। ओके, नेक्स्ट वन, Center signed 934 crore deal with the Hindustan Shipyard Limited to refit INS सिंधुकर्ती सबमरीन। सो सिंधुकर्ती सबमरीन जो है इसको रिफिट करने के लिए सेंटर ने 934 करोड़ रुपीस का डील जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ क्या किया है, साइन किया है। ओके, INS त्रिकन इज पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2023 बीइंग हेल्ड इन द गल्फ रीजन। सो त्रिकन जो है INS त्रिकन इसने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में, कहाँ पर, गल्फ रीजन में। ओके, नेक्स्ट वन है वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरम 1 हैज बीन कॉल्ड ऑफ, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय रिलेटिविटी स्पेस। सो वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है टेरन
2001 ये अनाउंस किया गया एंड इसे बनाया गया है रिलेटिविटी स्पेस द्वारा. ओके, एक्सरसाइज ला पेरोज बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया बिगिंस. सो ये ये जो 6 कंट्रीज के बीच का एक्सरसाइज है ला पेरोज, ये जो है ये स्टार्ट हो चुका है ला पेरोज. ओके, इंडिया, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो यहाँ पे डिफेंस की न्यूज़ हमारी कवर अप हो जाती है. नेक्स्ट वन, अवार्ड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर जो शशि जगदीशन है जो कि MD CEO है HDFC बैंक के, उन्हें चूज किया गया एज अ बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन इज बेल हैज अवॉर्डेड द CBIP अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी. सो बेल जो है उससे CBIP अवार्ड जो है वो उससे सम्मानित किया गया फॉर द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी सोलर एनर्जी. CBIP अवार्ड किसे दिया जाता है? CBIP अवार्ड आर कॉन्फर्ड टू द इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ वाटर, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. सो कोई भी वो पावर का, वाटर का, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का अगर डेवलपमेंट होता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है, इन सारे सेक्टर्स में अगर डेवलपमेंट हुआ तो इन सब के लिए CBIP अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है. तो भेल को CBIP अवार्ड जो है उसे सम्मानित किया गया फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन दी सोलर एनर्जी. नेक्स्ट वन, विनोद कुमार शुक्ला वन पेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. सो विनोद कुमार शुक्ला जो है उन्होंने जीता है पेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ओके, ये जो अवार्ड है सबसे पहले 2016 में दिया गया था. ओके, by PEN America in collaboration with Vladimir Nabokov Literary Foundation to honor a living author whose work written in or translated into English represent the highest level of the achievement in fiction, non-fiction, poetry and or drama, is of enduring originality and consummate craftsmanship, and this award carries a cash prize of $50,000. ओके, सो विनोद कुमार शुक्ला जो है उनको पेन नोबोकोव अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर. ठीक है, सो उनकी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट थी लिटरेचर में, उनके लिए उन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया. उनकी नॉवेल्स के नाम जो है हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखे हैं. नौकर की कमीज 1979 में वो लेकर आए थे. पोइट्री कलेक्शन लाइक सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में. ठीक है, सो ये सारी जो उनकी कुछ नॉवेल्स एंड कुछ जो उनके पोइट्री कलेक्शंस थे, सो उसके लिए उन्हें जो है ये पेन नोबोकोव अवार्ड जो है ये दिया गया. ये 2016 में इसे फाउंड किया गया था. इसमें जो कैश प्राइस दी जाती है दैट इज $50,000. ओके, और मैंने आप लोगों को जो पॉइंट्स बताए क्यों दिया जाता है. ठीक है, लिटरेचर के लिए ये दिया जाता है. उसमें जो बेस्ट वर्क अपना प्रेजेंट करता है उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट वन है ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चेपरफील्ड वन 52nd प्रिट्जकर प्राइज 2023. सो 2023 का जो 52nd प्रिट्जकर प्राइज है ये डेविड चिपरफील्ड को जो है दिया गया. ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट है और ये जो अवार्ड होता है ये हाईएस्ट ऑनर होता है आर्किटेक्चर का. ठीक है, जो कि आर्किटेक्चर फील्ड में बहुत रिनाउंड होते हैं, जिनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, उन्हें ये अवार्ड से नवाजा जाता है. सो ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो डेविड चिपरफील्ड है, इन्होंने 52nd एडिशन का प्रिट्जकर प्राइज जो है 2023 का जीता है. ओके, सो ये भी ध्यान में रखना है. प्रिट्जकर प्राइज जो है किन्हें दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है. ओके, और ये आर्किटेक्चर फील्ड का हाईएस्ट ऑनर है. नेक्स्ट वन अवार्ड देखते हैं. RBI शक्तिकांता दास नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंक बैंकिंग अवार्ड 2023. सो वेरी इंपॉर्टेंट, RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया बाय द सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023. ओके, सिप्रा दास हैज बीन अवार्डेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स. सो 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स में सिप्रा दास जो है उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट वन है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री गेट्स पोर्टर प्राइज 23 इन मैनेजिंग कोविड-19. सो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है इन्हें पोर्टर प्राइज दिया गया. किस लिए? कोविड-19 को सही तरीके से मैनेज करने के लिए पोर्टर प्राइज जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को दिया गया. ओके, लास्ट वन है GSME हैज कॉन्फर्ड गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 23 टू इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन. सो GSME क्या होता है? ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन ने जो है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 का जो है वो इंडिया को दिया फॉर इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशंस. ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ऑस्कर अवार्ड. जो इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स में मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को बताया था, इस साल इंडिया ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं आप लोगों के सामने काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ. सो
इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी एंड बाकी सारे आप लोगों को रीड करना है। सो इस साल का जो ऑस्कर अवार्ड था जो कि हुआ LA में। ओके, सो ये जो शो हुआ इसे होस्ट किया गया जिमी किमेल द्वारा, ये आपको लोगों को ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे वो 1929 में दिए गए थे। ओके, अब ये था ऑस्कर अवार्ड इस साल का कहाँ पर हुआ, किसने होस्ट किया। ठीक है, और इस साल का जो एडिशन था ऑस्कर अवार्ड्स का दैट इज 95th एडिशन। ओके, अब बात की जाती है इंडिया के नॉमिनेशंस की। सो इस साल इंडिया ने 3 कैटेगरी में इंडिया ने नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, सो फर्स्ट वन था नाटू नाटू जो कि RRR मूवी का सॉन्ग था फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। नेक्स्ट वन जो शौनक सेन का एक डॉक्यूमेंट्री था ऑल दैट ब्रीथ्स, इसके लिए जो है बेस डॉक्यूमेंट्री के लिए फीचर किया था इस फिल्म को। एंड थर्ड वन था द एलिफेंट विस्परर्स फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री। ओके, सो फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए एलिफेंट विस्परर्स को किया गया था। देन अगेन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए शौनिक सेन की जो फिल्म है ऑल दैट ब्रीथ इसके लिए किया गया था एंड नाटू नाटू सॉन्ग के लिए किया गया था। तो इसमें से 3 कैटेगरी में से हमने 2 कैटेगरीज में से जो अवार्ड जो है वो हासिल किए। ओके, नाटू नाटू के लिए भी अवार्ड दिया गया ऑस्कर का एंड द एलिफेंट विस्परर्स को भी अवार्ड दिया गया। ओके, सो आप लोग जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो देख सकते हो, ये दोनों के लिए इंडिया ने इस साल अवार्ड जो है जीते हैं। ओके, बाकी जो कैटेगरीज है जैसे कि बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, इसमें किसने जीता है ये मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। ओके, अब एक बात बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंट कि जो एलिफेंट विस्परर्स इस बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को जो अवार्ड दिया गया ऑस्कर्स का, ये शो कहाँ पर शूट हुई थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु का, वहां पर इस फिल्म को शूट किया गया था। ओके, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यू नेवर नो, क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में काफी डेप्थ में पूछे जाते हैं। कभी कभार बहुत इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पूछी जाती है और कभी कभी कोई क्वेश्चन काफी डेप्थ में पूछा जाता है। तो मैंने आपको एक एडिशनल नोट जो बताइए कि ये जो शूट हुआ है ये मुदुमलाई नेशनल पार्क जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है वहां पर हुआ है। ओके, सो नॉमिनेशन टोटल 3 थे, ये ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट, नॉमिनेशंस की बात की जा रही तो एक और पॉइंट है, टोटल जो ये 95th एकेडमी अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड्स थे इसमें टोटल नॉमिनेशन जो है 23 कैटेगरी में अवार्ड्स को दिया गया। ठीक है, 23 कैटेगरी में ये अवार्ड्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए एंड दीपिका पादुकोण जो ये 3rd इंडियन बनी ऑस्कर्स को प्रेजेंट करने वाली। मतलब कि जो नाटू नाटू सॉन्ग नॉमिनेट किया गया इसका जो प्रेजेंटेशन दिया था वो दीपिका पादुकोण ने बना था एंड ये 3rd इंडियन है। सबसे पहले प्रीवियसली प्रियंका चोपड़ा ने जो है नॉमिनेशंस के लिए ऑस्कर्स में प्रेजेंट किया हुआ है, देन पेर्सिस ने भी किया हुआ है एंड 3rd वन जो बनी वो दीपिका पादुकोण बनी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा कि दीपिका पादुकोण इज द 3rd इंडियन टू प्रेजेंट एट दी ऑस्कर्स। ओके, सो ये थी नॉमिनेशंस की बात। देन हमने 2 अवार्ड्स जीते, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि अभी तक इंडिया ने कितने ऑस्कर्स जो है वो जीते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी आपको अभी का ही पूछा जाए, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने अभी तक के कितने ऑस्कर जीते। अगर मैं बात करूं इस साल की तो इंडिया ने 7th ऑस्कर्स जो है वो जीता है। ओके, सबसे पहले है भानु अथिया जिन्होंने 1982 में जीता था बेस्ट कॉस्ट्यूम कैटेगरी में। ओके, एंड ये जो थी भानु, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर फॉर द रिचर्ड एटनबर्ग गांधी बायोपिक 1982 में जो आई थी, इसके लिए इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ये अवार्ड जो है जीता था। देन सत्यजीत रे ने 1992 में जीता था जो कि 64th एकेडमी अवार्ड था। ओके, इन्होंने ऑनररी अवार्ड जो ये जीता था। सत्यजीत रे वॉज गिवन द ऑनररी प्राइज इन द ऑनर ऑफ देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट फॉर द सिनेमा एंड हिज प्रोफाउंड कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटेरिज्म, बोथ ऑफ विच वी हैव हैड अ मेजर कॉन्फ्लुएंस ऑन द बोथ फिल्म मेकर एंड स्पेक्टेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इन्हें ऑनररी अवार्ड जो है दिया गया। 64th एकेडमी अवार्ड जिन्हें जीता था 1992 में। देन है रसूल पुकुटी, इन्होंने 2009 में जीता फॉर द बेस्ट साउंड मिक्सिंग। ओके, सो ये 2009 में जीता गया था। देन गुलजार ने भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड जीता था। ठीक है, 2009 में। एंड गुलजार के साथ साथ AR रहमान को भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया था फॉर जय हो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट द 81st एकेडमी अवार्ड। तो 2009 का जो अवार्ड दिया गया था दैट इज 81st एडिशन का अवार्ड, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हो। एंड गुलजार के जैसे कि मैंने कहा गुलजार के साथ साथ AR रहमान जी को भी ये अवार्ड दिया गया था। तो ये इन्होंने 2 अवार्ड जीते थे 2009 में AR रहमान ने। फर्स्ट वन इज बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो वाला एंड सेकेंड वन जो जीता था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का इन्होंने जीता था। ओके, सो रहमान इज अ लेजेंड इन एंड ऑफ हिमसेल्फ। रहमान एंड गुलजार जय हो रिसीव द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर फॉर द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर। ओके, बट
इतना ही नहीं, उन्हें सेकंड प्राइज जो मिला था फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर फॉर द डैनी बॉयल्स स्लमडॉग मिलेनियर। तो इन्हें 2 अवार्ड टोटली ए.आर. रहमान ने जीते थे 2009 में, जो कि 81st एडिशन था एकेडमी अवार्ड्स का। देन 6th बात की जाए तो कार्तिकी गोंजाल्विस एंड गुनीत मुंगा जो है इन्होंने 2023 में, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ इस साल के अवार्ड्स की, आफ्टर 2009 इंडिया ने 2023 में जो है अवार्ड्स जीते हैं। ओके, सो 2023 में एलिफेंट विस्परर्स को अवार्ड दिया गया। तो ये किन्हें दिया? कार्तिकी गोंजाल्विस एंड गुनीत मुंगा को ये अवार्ड दिया गया। ओके, सो ये नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड लास्ट जो है RRR नाटू नाटू, ये भी 2023 इस साल का अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो इसमें जो कंपोजर है MM केरावनी, इन्हें अवार्ड दिया गया। देन जो वोकल्स है राहुल सिप्लीगुंज एंड कला भैरवा, इन्हें वोकल्स के लिए दिया गया। एंड लिरिसिस्ट जो है वो चंद्र बोस है। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना रहेगा कि अभी तक जो अवार्ड्स, एकेडमी अवार्ड्स जो दिए गए ऑस्कर्स के, वो इंडिया ने टोटल मतलब कि 7 लोगों ने अभी तक ये अवार्ड को जीता है, ठीक है। 7 लोगों ने इस साल 2 अवार्ड जीते हैं, ठीक है। बाकी सारी मैंने अभी तक की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई है कि जो अवार्ड्स ऑस्कर्स की हमारे इंडिया ने लिया हुआ है वो कौन से कैटेगरी में लिया है, कब कब लिया है, कौन से एडिशन में, किस चीज़ के लिए उन्हें वो अवार्ड दिया गया, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। एंड आप लोगों को भी ये सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी रहेगी। सो यहाँ पे हमारे अवार्ड्स कंप्लीट होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज की बात की जाए तो 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है, जिसका थीम आप लोगों को पढ़ लेना है। देन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इंपॉर्टेंट वन है, जो कि अगेन 1 मार्च को मनाया जाता है। सेव लाइव्स, डीक्रिमिनलाइज, ठीक है, ये इसका थीम है। देन 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देन 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका थीम था इस साल का डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। 10 मार्च को CISF रेजिंग डे मनाया जाता है। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। देन 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है, इसका थीम था मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। एंड 15th वन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, इसका थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। सो ये थे इंपॉर्टेंट डेज, आपको विद थीम्स ध्यान में रखना है। लास्ट कैटेगरी देखेंगे, दैट इज ओब्यूचरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी जो है, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के 1994 से लेकर 1997 के बीच। ओके, देन फॉर्मर डिप्लोमेट पद्म भूषण अवार्डी जो है चंद्रशेखर दासगुप्ता, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने सिविल सर्विसेज का वर्क किया था, ठीक है। 2008 में दिल्ली में ये इन्होंने सिविल सर्विसेज का जो है कार्यकाल संभाला था। एंड इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। ओके, सो चंद्रशेखर दासगुप्ता, ये आपको ध्यान में रखना है। देन वेटरन डायरेक्टर सतीश कौशिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक है, ये एक एक्टर थे। एंड समीर खाकसर जो है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, अगेन ये भी एक एक्टर है। ओके, सो ये कुछ ओबिचुरीज थी। यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ आया होगा, जिसमें हम लोगों ने 1 मार्च से लेकर 15 मार्च का कंप्लीट करंट अफेयर जो है वो डिस्कस किया है। अभी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए जो रिमेनिंग 15 डेज का है, फ्रॉम 16 मार्च टू 31 मार्च, मैं रिमेनिंग डेज का जल्द ही आप लोगों को सेशन प्रोवाइड करूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आप लोगों को कोई अपकमिंग एग्जामिनेशन है और आप कोई भी डिफरेंट सेशन चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो अकॉर्डिंगली आपको मैं सेशंस प्रोवाइड करूंगी। और रही बात बैंकिंग अवेयरनेस की, सो मैंने जनवरी तक का बैंकिंग अवेयरनेस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। फेब मंथ का जो मैंने कुछ सेशन में कवर अप करवाया था वो आप लोग उस सेशन से तो कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली बैंकिंग अवेयरनेस का फेब और मार्च का सेशन भी मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दो सेशंस। ओके, अब आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, रिसेंटली मैंने फरवरी का आपको सेशन प्रोवाइड किया था। तो अगर आप लोग उसका रिविजन करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स, तो कोचिफाई के एप्लीकेशन पे प्रिंटेबल ई बुक्स भी अवेलेबल है, नॉन प्रिंटेबल ई बुक भी अवेलेबल है। जो भी आपको कन्वीनियंट है आप वो लोग ले सकते हो। सो इसके लिए आपको कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आफ्टर डाउनलोड आपको रजिस्टर करना होगा विद बेसिक डिटेल्स। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाकर, ई बुक के सेक्शन से जाकर ई बुक्स को विजिट करना होगा। ओके, सो ये था हाउ टू परचेस ई बुक एंड हाउ टू डाउनलोड ई बुक्स के बारे में मैंने जो भी बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। और ई बुक्स में आप लोगों को इसलिए कहती हूँ कि आप लोग सेशन कंप्लीटली देख लेते हो, लेकिन इसमें काफ़ी सारा डेटा होता है जो कि आपको रिविजन करना होता है। एंड फॉर दैट पर्पस आप लोगों को ई बुक को गो थ्रू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो ई बुक के लिए आपको कोचिफाई का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना है। सो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सभी को सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है और वीडियोस पसंद आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपनी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।